नमस्कार। और आज की हमारी चर्चा में आपका स्वागत है। तो जब भी हम आज़ादी की पहली लड़ाई की बात करते हैं तो क्या ख्याल आता है? जाहिर है 1857। लेकिन अगर मैं कहूं कि उससे भी 2 साल पहले एक ऐसा विद्रोह हुआ था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव सचमुच हिला के रख दी थी। ये कहानी है दो भाइयों की, सिद्धो मुर्मू और कान्हू मुर्मू। आज हम इसी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। हमारे पास जो दस्तावेज हैं, जो लेख हैं, वो हमें सिर्फ एक विद्रोह की कहानी नहीं बताते, बल्कि उस आग की वजह, उस लड़ाई की रणनीति और उसकी आज तक जो विरासत जिंदा है, उसकी पूरी तस्वीर दिखाते हैं। और यहाँ हूल शब्द बहुत अहम है। संथाल भाषा में इसका मतलब सिर्फ विद्रोह नहीं होता, इसका मतलब है क्रांति। एक ऐसी क्रांति जो पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए की जाए। ये सिर्फ कुछ जमींदारों के खिलाफ गुस्सा नहीं था, ये अपने सम्मान, अपनी जमीन और अपने अस्तित्व को बचाने की एक बहुत बड़ी आवाज थी। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। कौन थे सिद्धो और कान्हू? वो कौन सी ज्यादतियां थीं जिन्होंने एक पूरे शांतिप्रिय समुदाय को हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया, और कैसे उनके संघर्ष ने आने वाले कल के लिए एक रास्ता तैयार किया? सबसे पहले बात करते हैं इन क्रांतिकारियों की। सिद्धो और कान्हू मुर्मू संथाल जनजाति से थे। उनका जन्म आज के झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडीह गांव में हुआ था। ये वो इलाका है जिसे आज हम संथाल परगना के नाम से जानते हैं। और मजे की बात यह है कि ये नाम भी इसी विद्रोह की ही देन है। हाँ, और जो बात मुझे इन दस्तावेजों में सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो ये है कि ये सिर्फ दो भाइयों की कहानी नहीं है। उनके दो और छोटे भाई थे, चांद और भैरव। मतलब एक ही परिवार के 4 भाइयों का एक साथ इस लड़ाई में कूद पड़ना, ये दिखाता है कि हालात कितने ज्यादा बिगड़ चुके थे। ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, ये पूरे समुदाय के वजूद की लड़ाई बन चुकी थी। बिल्कुल, ये एक परिवार के दुख से कहीं आगे की बात थी। तो फिर सवाल उठता है कि वो कौन सी परिस्थितियां थी? आखिर ऐसा क्या हो रहा था कि हजारों लोगों ने अपनी जान दांव पर लगा दी? हमारे स्रोत बताते हैं कि अंग्रेजों की बनाई जो नई व्यवस्था थी, उसने संथालों की जिंदगी को एक तरह से नर्क बना दिया था। देखिए, इसे समझने के लिए हमें 3 किरदारों को देखना होगा, जिन्हें दिकू यानी बाहरी कहा जाता था। पहले थे जमींदार। अंग्रेजों की नई लगान व्यवस्था के तहत जमींदार बहुत ज्यादा लगान वसूलते थे। फसल हो या न हो, उन्हें अपना हिस्सा चाहिए ही होता था, और ये लगान चुकाना संथाल किसानों के लिए लगभग नामुमकिन था। और अगर कोई लगान चुकाने के लिए कर्ज लेने की कोशिश करता तो वो एक ऐसे जाल में फंस जाता था जिससे निकलना नामुमकिन था। और यहीं दूसरे किरदार की एंट्री होती है, महाजन। हाँ, और ये कर्ज का जाल सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं था, ये उनकी आजादी पर हमला था। महाजन या साहूकार बहुत ऊंचे ब्याज पर कर्ज देते थे। ब्याज की दरें आप सोचिए 50% से लेकर 500% तक होती थी। इसका मतलब था कि मूलधन कभी खत्म ही नहीं होता था, और पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार कर्जदार बना रहता था, और अंत में उनकी जमीनें ही हड़प ली जाती थीं। कई बार तो कर्ज न चुका पाने पर उन्हें बंधुआ मजदूर तक बना लिया जाता था। तो एक तरफ जमीन जा रही थी, दूसरी तरफ उनकी आजादी। और तीसरा शोषण था बेगार की प्रथा का। मतलब बिना किसी मजदूरी के जबरदस्ती काम करवाना। उनसे सड़कें बनवाई जाती थीं, रेलवे लाइनें बिछवाई जाती थीं, सरकारी इमारतें बनती थीं, लेकिन बदले में एक पैसा नहीं मिलता था। ये सिर्फ शारीरिक शोषण नहीं था, ये उनके आत्मसम्मान पर सीधा हमला था। तो सोचिए, चारों तरफ से घेराबंदी थी, जमीन जा रही है, इज्जत जा रही है, और कोई सुनने वाला नहीं। जब वो इस अन्याय के खिलाफ शिकायत करने की कोशिश करते तो पुलिस और अदालतें भी जमींदारों और महाजनों का ही साथ देती थी। मतलब न्याय के सारे दरवाजे उनके लिए बंद थे। और जब कोई सुनने वाला ना हो तो जाहिर है तो गुस्सा बढ़ेगा। हाँ, अंदर ही अंदर एक लावा पक रहा था जो बस फटने ही वाला था। जब मैं इन स्रोतों को देख रहा था तो एक तारीख और एक आंकड़े ने मुझे चौंका दिया। 30 जून 1855। बोगनाडी गांव में 400 गांव से लगभग 10,000 संथाल इकट्ठा हुए। जरा सोचिए, आज के जमाने में भी बिना सोशल मीडिया के इतने लोगों को एक जगह जमा करना कितना मुश्किल है। उस समय कैसे मुमकिन हुआ होगा? ये उनके संगठन की जबरदस्त ताकत को दिखाता है। और वो महज एक भीड़ नहीं थी, वो एक संकल्प था। उस विशाल सभा में सिद्धो और कान्हू ने एक ऐतिहासिक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब वे अंग्रेजों का शासन, जमींदारों का कानून और महाजनों का शोषण नहीं मानेंगे।
उन्होंने अपना संथाल राज स्थापित करने की घोषणा कर दी। मतलब जहां वे अपने नियम खुद बनाएंगे और किसी बाहरी का दखल नहीं होगा। ये एक तरह से अपनी संपूर्ण आजादी का ऐलान था। और इस घोषणा में एक आध्यात्मिक पहलू भी था जिसने लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ा। बिल्कुल, ये सिर्फ एक राजनीतिक घोषणा नहीं थी। सिद्धू और कान्हू ने कहा कि उनके सबसे बड़े देवता ठाकुर जी या ठाकुर बोंगा ने उन्हें खुद दर्शन देकर ये आदेश दिया है कि वे अपनी धरती को दिक्कुओं के अत्याचार से मुक्त कराएं। इस धार्मिक पुट ने आंदोलन को एक नई ऊर्जा दी, एक वैधता दी। लोगों को लगा कि ये लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं बल्कि दैवी आदेश पर लड़ी जा रही है। ये अपनी संस्कृति, अपनी पहचान, अपने ईश्वर को बचाने की लड़ाई बन गई। और इस ऐलान के बाद जो हुआ उसने अंग्रेजों को सच में हिला के रख दिया। ये विद्रोह जंगल की आग की तरह फैला। यह सिर्फ बोगनाट ही तक सीमित नहीं रहा। आज के झारखंड से लेकर बिहार के भागलपुर, पश्चिम बंगाल के वीरभूम और मुर्शिदाबाद और यहाँ तक कि उड़ीसा के कुछ हिस्सों तक इसकी लपटें पहुंच गईं। यहाँ एक दिलचस्प बात जो स्रोत सामने लाते हैं वो ये है कि संथाल हूल ने 1857 के लिए एक तरह का प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तैयार कर दिया था। ये कोई अंधी हिंसा नहीं थी, इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति थी। उन्होंने सबसे पहले शोषण के प्रतीकों पर हमला किया। पुलिस थाने, जमींदारों की हवेलियां और महाजनों के बही खाते जला दिए गए। लेकिन उनकी सबसे बड़ी और असरदार रणनीति थी अंग्रेजों के कम्युनिकेशन नेटवर्क पर हमला करना। उन्होंने भागलपुर से लेकर कलकत्ता तक रेलवे और डाक व्यवस्था को पूरी तरह ठप कर दिया। पटरियां उखाड़ दी गईं, डाक ले जाने वाले हर कारों को रोक दिया गया। अंग्रेजों के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। उन्होंने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर देखा कि उनके संचार नेटवर्क को ठप करके पूरे प्रशासन को घुटनों पर लाया जा सकता है। ये एक ऐसी रणनीति थी जिसे बाद में 1857 के सिपाहियों ने भी बड़े पैमाने पर अपनाया। और अंग्रेजों की प्रतिक्रिया वो ठीक वैसी ही थी जैसी एक बौखलाए हुए साम्राज्य की होती है, क्रूर और बर्बर। उन्होंने इस विद्रोह को कुचलने के लिए अपनी पूरी सैन्य ताकत झोंक दी। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी। अंग्रेजों ने इसे बाकायदा युद्ध घोषित कर दिया था। भारी सेना भेजी गई जिसमें सिर्फ सिपाही ही नहीं बल्कि तोपों और उस समय के सबसे आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। और ये लड़ाई पूरी तरह से एक तरफा थी। एक तरफ पारंपरिक तीर कमान, भाले और तलवारों से लैस संथाल थे और दूसरी तरफ बंदूकों और तोपों से लैस प्रशिक्षित ब्रिटिश सेना। उन्होंने गांव के गांव जला दिए और मार्शल लॉ लागू कर दिया जिसके तहत किसी भी संथाल को देखते ही गोली मारने के आदेश थे। इस क्रूर दमन का नतीजा बहुत भयानक था। एक अनुमान जो इन दस्तावेजों में मिलता है वो दिल दहला देने वाला है। इस विद्रोह में 15,000 से ज्यादा संथाल शहीद हुए थे। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। हमें ये सोचने की जरूरत है कि 15,000 लोगों की शहादत का मतलब है हजारों परिवारों का उजड़ जाना। उस पीढ़ी पर इसका क्या असर हुआ होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इस विद्रोह को सचमुच खून में डुबो दिया गया। और आखिरकार इस आंदोलन के नायकों का क्या हुआ? सीधी लड़ाई में जब अंग्रेज जीत नहीं पाए तो उन्होंने धोखे का सहारा लिया। एक दस्तावेज के मुताबिक सिद्धू मुर्मू को धोखे से पकड़ लिया गया और फिर बेरहमी से गोली मार दी गई। कुछ समय बाद कानू को भी पकड़कर फांसी दे दी गई। उनके भाई चांद और भैरव भी लड़ते लड़ते शहीद हो गए। तो यहाँ आकर एक सवाल उठता है, क्या ये बलिदान व्यर्थ गया? क्या 15,000 लोगों की शहादत का कोई नतीजा नहीं निकला? अगर हम सिर्फ सैन्य नजरिए से देखें तो लगता है कि विद्रोह कुचल दिया गया, लेकिन असल में इस हार में एक बहुत बड़ी जीत छिपी थी। वो कैसे? संथाल हूल ने अंग्रेजी हुकूमत को ये समझने पर मजबूर कर दिया कि वो आदिवासियों के अधिकारों को और उनकी ताकत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्हें एहसास हुआ कि अगर इस इलाके में शांति चाहिए तो यहाँ की व्यवस्था को बदलना होगा। इसी दबाव का सीधा नतीजा था संथाल परगना अधिनियम, जो विद्रोह के तुरंत बाद 1855-56 में ही लागू कर दिया गया। और ये कानून कोई छोटा मोटा सुधार नहीं था, ये संथालों के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। बहुत बड़ी जीत। इस कानून के तहत संथालों के इलाके को एक अलग प्रशासनिक इकाई संथाल परगना का दर्जा दिया गया।
इसे नॉन रेगुलेशन डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, जिसका मतलब था कि यहाँ बंगाल के सामान्य कानून लागू नहीं होंगे, बल्कि यहाँ के लिए विशेष नियम बनाए जाएंगे। और सबसे बड़ा प्रावधान ये था कि किसी भी गैर आदिवासी को संथालों की जमीन बेचने या हस्तांतरित करने पर रोक लगा दी गई। ये उनकी जमीन को बचाने की सबसे बड़ी गारंटी थी। इसके अलावा उन्हें कुछ हद तक स्वशासन के अधिकार भी मिले, जहां उनके अपने ग्राम प्रधानों यानी मांझी की भूमिका को सरकारी मान्यता दी गई। तो भले ही हजारों जाने गईं, लेकिन उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी जमीन और पहचान को कानूनी रूप से सुरक्षित कर लिया। बिल्कुल, और इसका ऐतिहासिक महत्व इससे भी बड़ा है। जैसा हमने शुरू में बात की थी, ये 1857 की क्रांति से ठीक पहले हुआ सबसे बड़ा और सबसे संगठित जनविद्रोह था। इसने न सिर्फ अंग्रेजों की कमजोरियों को उजागर किया, बल्कि भारत के दूसरे हिस्सों में लोगों को ये संदेश भी दिया। संदेश ये कि एकजुट होकर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भी चुनौती दी जा सकती है। ये आदिवासी चेतना और जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए हुए आंदोलनों का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। इसने साबित किया कि आदिवासी समुदाय सिर्फ पीड़ित नहीं है, वो योद्धा भी हैं जो अपने हकों के लिए लड़ना जानते हैं। और ये विरासत आज भी जिंदा है। ये सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज एक घटना बनकर नहीं रह गई है। हर साल 30 जून को, जिस दिन भोगनाडीह में सभा हुई थी, हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। झारखंड में इस दिन सरकारी छुट्टी होती है। ये उन शहीदों को याद करने और उनके संघर्ष से प्रेरणा लेने का दिन है। हाँ, आज भी आप झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के कई शहरों और कस्बों में जाएंगे तो आपको इन महान नायकों सिधो कान्हू, चांद भैरव की मूर्तियां और स्मारक मिलेंगे। रांची में सिधो कान्हू के नाम पर एक बड़ा पार्क है। दुमका में विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम पर है। ये दिखाता है कि उनकी याद को कितनी सक्रियता से सहेजा गया है। और सबसे जरूरी बात, उनकी कहानी आज स्कूलों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। नई पीढ़ी को ये पढ़ाया जाता है कि कैसे उनके पूर्वजों ने अपने सम्मान और अधिकारों के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी थी। ये सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं है, ये आज भी सामाजिक न्याय और अधिकारों के संघर्ष के लिए प्रेरणा का एक जीवन स्रोत है। तो ये सारे स्रोत हमें यही बताते हैं कि सिधो और कान्हू मुर्मू सिर्फ आदिवासी नेता नहीं थे, वे भारत की स्वतंत्रता की नींव रखने वाले उन गुमनाम नायकों में से थे जिनकी कहानी को लंबे समय तक मुख्य धारा के इतिहास में वो जगह नहीं मिली जिसके वे हकदार थे। उन्होंने बिना किसी आधुनिक हथियार कि सिर्फ अपने हौसले, एकता और अपने लोगों के भरोसे पर एक विशाल साम्राज्य को चुनौती दी थी। उनकी कहानी ये साबित करती है कि जब जनता अपने अधिकारों के लिए जागती है और एकजुट हो जाती है तो सबसे बड़ी सत्ता को भी झुकना पड़ता है। भले ही तात्कालिक रूप से वे हार गए, लेकिन दूरगामी रूप से उनकी जीत हुई, क्योंकि उन्होंने बदलाव की वो नींव रखी जिस पर आज भी अधिकारों की इमारत खड़ी है। और यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है जिस पर सोचा जा सकता है। ये विद्रोह मूल रूप से जल, जंगल, जमीन पर स्थानीय समुदाय के हक की लड़ाई थी। आज के आधुनिक दौर में जब हम विकास, औद्योगिकरण और पर्यावरण संरक्षण के बीच लगातार एक संघर्ष देखते हैं, तो सिधो कान्हू के इस आंदोलन के कौन से सबक हमारे लिए प्रासंगिक हो सकते हैं? ये सोचने वाली बात